हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस के प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से संबंधित जितने भी टाइप के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना। क्यों देखना? क्योंकि इस बार जो पेपर का पैटर्न होने वाला है 2023 के बच्चों के लिए, पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हुआ है और इस प्रकार चेंज हुआ है कि आप सभी को पेपर में अब की बार 20 MCQ देखने को अलग से मिलेंगे, वो भी आप सभी को OMR सीट पे करना होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जितने भी लाइट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन समझ सकते हो, यहाँ पे दिया जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है और सही आंसर को चूज करके OMR सीट में कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आप सभी को एंड में बताऊंगा और दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, काम की वीडियो है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी लोग दाढ़ी बनाने वाला दर्पण इस्तेमाल करते हैं वो आप सभी का होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और ये कि क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करना चाहेंगे, बड़ा देखना चाहेंगे, तो ऐसे करने के लिए हमें हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे कि उत्तल और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का हम उपयोग मिरर, साइड मिरर में करते हैं। जो भी बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह, 4 व्हीलर वगैरह होती है, उस गाड़ी के, वाहनों के साइड में जो मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, तो हम वहाँ पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी हम अगर समतल दर्पण की बात करेंगे, तो अगर किसी भी वस्तु का अपने आकार का, समान आकार का अगर प्रतिबिंब देखना होगा तो हम उसके लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? समतल दर्पण का। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। R बराबर F/2, 2R बराबर F, F बराबर R/2, R इज इक्वल टू F। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी दर्पण का फोकस होता है उसे स्मॉल f, ठीक, और जो उसकी वक्रता त्रिज्या है कैपिटल R भी कहीं देता है, कहीं स्मॉल r भी देता है, उससे घबराने की बात नहीं है। तो F इज इक्वल टू R/2 वाला रिलेशन करेक्ट होता है। तो जहाँ कहीं भी आप सभी को दिखे कि F इज इक्वल टू R/2, तो आप सभी को इसी ऑप्शन को टिक करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होते जा रहा है, ठीक ना। तो F क्या है? फोकस दूरी। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो किसी भी दर्पण के, चाहे वो दर्पण उत्तल हो चाहे वो दर्पण अवतल हो, ये दोनों के लिए बेसिक फार्मूला है और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो फिर रिलेशन वही बोल रहा है कि f इज इक्वल टू R/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर के गुजरेंगी। तो ये आप सभी को बताना है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण कहाँ से होकर गुजरेगी। तो सबसे पहले बता दूं कि जब भी अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जो भी हमारी किरण होती है वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेंगे जरूर। चाहे वो और कहीं से होकर के गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे चाहे ना गुजरे, पोल से होकर के गुजरे चाहे ना गुजरे, सेंटर और पोल से, पोल और या सेंटर और फोकस के बीच से गुजरे चाहे ना गुजरे, लेकिन फोकस से होकर जरूर गुजरेंगी वो रेखाएं। समझ गए कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसी दर्पण से वस्तु को किसी, कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। वो दर्पण कौन सा होगा? आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो समान आकार का
सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाएगा, तो बनाएगा आप सभी का समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी बच्चों को प्रकाश या लाइट चैप्टर पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किससे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा क्या है, और प्रकाश के नियम का भी उल्लेख करिए। तो प्रकाश, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश स्वयं किसी भी वस्तु को दिखाता नहीं है, बल्कि किसी भी वस्तु को दिखाने में हेल्प करता है। समझ गए कि नहीं। मान लीजिए कोई भी वस्तु अंधेरे में है या उजाले में है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रकाश के वजह से दिख रहा है, नहीं। प्रकाश क्या कर रहा है, हमें हमारी एनर्जी को, हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर रहा है कि हम उस वस्तु को देख सकते हैं। समझ गए कि नहीं। अब यही प्रकाश जो होता है, इस प्रकाश के अपवर्तन के बेसिक 2 नियम है। कौन कौन से नियम है? सबसे पहला नियम समझिए। नियम सबसे पहला ये है, जैसे मान लो ये प्रकाश आ रहा है यहाँ से, अब प्रकाश किसी भी रुक्ष तल से टकरा करके उसी माध्यम में, मतलब कि क्या हो रहा है कि आ रहा है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। लेकिन प्रकाश क्या कर रहा है कि इसी माध्यम से लौट कर दूसरे माध्यम में चला जाएगा, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के क्या होते हैं, दो नियम होते हैं, और दोनों नियम सेम होते हैं। नियम इस प्रकार के होते हैं कि जो भी प्रकाश की आपतित किरण, आने वाली को आपतित किरण, और प्रकाश अपवर्तन के बाद उसे अपवर्तित किरण बोलेंगे। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो होती है वो क्या होती है, दोनों सेम एंगल पे झुकी हुई होती है, ठीक ना। समझ गए कि नहीं। सेम एंगल पे समान कोण बनाएंगी। और एक बात और कि जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। समझ गए कि नहीं। तो इसके बेसिक 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब पहले समझिए कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो वर्ण विक्षेपण उसे हम बोलेंगे जिससे प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश होता है, मान लो जो भी लाइट होता है, लाइट का भी कलर आप सभी लोग देखोगे नॉर्मली तरीके से, तो उसका कलर सफ़ेद होता है। लेकिन जब भी उसे हम अगर प्रिज्म से होकर के गुजारेंगे तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, बैन या पिनाला, यानी कि उसका 7 रंग हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी 7 रंगों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है, उस हम प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे वर्ण विक्षेपण। समझ गए कि नहीं। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटने की प्रक्रिया ही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और वर्ण विक्षेपण जो ये प्रोसेस होती है, ये प्रिज्म के माध्यम से ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसी गोलीय दर्पण की किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी बताइए। तो देखो यहाँ पे आ गया ना, जो मैंने बताया था F=R/2 वाला फार्मूला, यहाँ से लगा दो। R का मान यहाँ से 50 दिया है, तो 50/2 कर लो, तो 25 यहाँ से निकल के आ जाएगा। और पॉजिटिव निगेटिव का यहाँ पे कोई खेल नहीं है, तो पॉजिटिव ही यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, फोकस दूरी निकल के आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पे आधारित है, लेकिन थोड़ा सा हट के है कि इसमें बोल रहा है कि लेंस की क्षमता निकालिए। देख सकते हो, बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लेंस की क्षमता होती है F=P बराबर, इसको हम P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर होता है 1/F। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, जो लेंस की क्षमता होती है हमेशा ये F का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए। F का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए, तभी यहाँ पे लेंस की जो क्षमता होगी डायोप्टर में निकल के आएगी, ठीक ना। जैसे आप सभी लोग जाते हो डॉक्टर के पास, बोलते हो सर मेरे आँख में प्रॉब्लम हो गया है, आप मेरे को चश्मा दे दो। तो चश्मा दे, वो तो देता ही है, लेकिन वो चश्मा में पावर होता है, कितने डायोप्टर का वो चश्मा लगा होगा, उसका सब मतलब कि आप चश्मा में 2 दोष हो सकते हैं, 3 दोष हो सकते हैं कि आपको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है या जरा दृष्टि दोष है।
या आप नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहे हो या दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हो, या आपको नज़दीक और दूर दोनों में से कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो तीनों की कंडीशन के लिए अलग अलग पावर के चश्मा आते हैं, अलग अलग उसका मतलब पावर होता है। आइए समझते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। इस पे लगेगा P बराबर 1/f। और यहाँ पे देखो मैंने जो बताया कि P बराबर 1/f तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो f का मान होगा मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में दिया ही है, तो 1/f का मान यहाँ पे 1 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1 डायोप्टर हो जाएगा। P का मान क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी उत्तल लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस की जो भी इसकी फोकस दूरी होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब पॉजिटिव होगी तो इसकी जो लेंस की क्षमता भी होगी वो भी पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। अभी मैंने बताया कि जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, हमेशा ही हमेशा के लिए पॉजिटिव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहने का सेंस क्या है, सबसे कम होता है। प्रकाश का जो वेग होता है कहाँ पे सबसे कम होता है, कहाँ पे सबसे कम होगा, तो मैं बता दूं कि कांच में प्रकाश का जो वेग होता है 2.25 इंटू मतलब इसके बराबर होता है, इंटू 10⁸ मीटर, मतलब कि इसके बराबर होता है, मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो अगर बोलेगा कि प्रकाश का वेग कहाँ पे न्यूनतम होगा तो आप मारिए कांच में, लेकिन जब बोलेगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पे होगा, आप सभी को टिक करना है निर्वात में, वैक्यूम में। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में जो भी प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। समझ रहे कि नहीं। चलिए समझ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें से कौन सा ऐसा मैटर है, मटेरियल है जिसका हम यूज लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी मतलब ऐसे सिंपल जनरल लैंग्वेज में भी नहीं सुने होंगे कि कोई भी इंसान मिट्टी का लेंस बना रहा है। मिट्टी का लेंस कोई बन ही नहीं सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा कि हम कभी भी मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते हैं, मिट्टी से कोई भी दर्पण नहीं बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल ही रहा है कि इसमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसका हम यूज लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो मिट्टी का हम इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी इमेजिनरी रिफ्लेक्शंस होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, उसको हम वो अगर बनेगा तो सीधा ही बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा वो बन ही नहीं सकता है। ठीक, जैसे मान लो कि अवतल में एक कंडीशन होते हैं और उत्तल में सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक ना। तो सारे के सारे क्या होते हैं, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, जिसका हम इस्तेमाल मतलब दीवारों पे या कहीं पे नहीं कर सकते हैं, उसका हम बस खाली सोच सकते हैं। रियल लाइफ में वो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, जिसे हम पर्दे पे आसानी से ना लग सक करके हम खाली इमेज कर सकते हैं कि ऐसा प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो बन रहा होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, काल्पनिक। समझ रहे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा दिखाएगा। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं, समतल होता है बराबर दिखाएगा, उत्तल होगा वस्तु से हमेशा छोटा दिखाई देगा, लेकिन अवतल होगा हमेशा वस्तु से बराबर या वस्तु से बड़ा दिखा सकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बता दिया समतल बराबर दिखाएगा, उत्तल हमेशा वस्तु से छोटा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी टू व्हीलर होती हैं या फोर व्हीलर होते हैं, ट्रक वगैरह, कार वगैरह, उनके साइड में हम जो भी मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी हमारे पीछे 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर पे जो भी छोटे छोटे गाड़ियाँ आ रही है, उसका सारा का सारा प्रतिबिंब इसी छोटे से दर्पण में दिखा दे कि पीछे से हमारी कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है। समझ रहे कि नहीं। इसलिए हम वस्तु से अगर छोटा प्रतिबिंब देखने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण। आप सभी लोग ये तीनों बातों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी भैया, बताना है। तो मैंने बता दिया कि जो P बराबर होता है 1/f होता है। तो यहाँ पे f की वैल्यू निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, और 1/p मतलब 1/4 गुणा, और इसमें 100 से गुणा कर लो। क्यों, क्योंकि f का मान हमेशा क्या होना चाहिए, मीटर में। तो मीटर में तो नहीं दिया, यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टर को क्या करना है, कन्वर्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं दिया तो 100 से गुणा कर लो, अगर यही मीटर में दिया हो तो छोड़ देते।
तो क्या हो जाएगा 2500 के 100 25 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें से पॉजिटिव और निगेटिव के मतलब भी कंसीडर नहीं किया है, लेकिन जब पॉजिटिव निगेटिव पूछेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव का भी ध्यान हमेशा रखिएगा आप सभी लोग, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं इसकी क्षमता, तो फोकसांतर मतलब फोकस का मान दिया है 50 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि क्षमता निकालो, तो क्षमता वही निकालोगे 1/50 कर दोगे और यहाँ पे डायोप्टर को बदलने के लिए क्या कर दोगे 100 से गुणा कर दोगे तो 50 दूना 100। और कैसा कौन सा दर्पण है, उत्तल है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस होगा तो पॉजिटिव होगा तो 2 डायोप्टर हो जाएगा। अगर यही अवतल होता तो निगेटिव हो जाता। समझ रहे कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, मैंने बता दिया अभी, समतल से बराबर उत्तल से छोटा। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। तो पी का मान यहाँ पे 2 डायोप्टर दिया है तो ए बराबर 1/p, तो 1/p रख दो तो 1/2 अगुणे 100 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अभी मैंने बताया कि आप सभी लोग को कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों समान एंगल पे क्या रिफ्लेक्ट करेंगी, और एक बात और, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। समझ रहे कि नहीं। तो ये 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम समतल दर्पण की बात करेंगे तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखो कोई भी प्रकाश की किरण है तो हवा से कहाँ पे जा रही है, कांच में जा रही है। कहाँ पे जा रही है, हवा से कांच में जा रही है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है। तो अविलंब से दूर हटेगी कि अविलंब से निकट जाएगी कि अविलंब के समांतर जाएगी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब भी कोई भी प्रकाश की किरण की बात करेंगे, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने की कोशिश करेगी तो वो अभिलंब के निकट रहेंगी। अभिलंब मतलब इधर देखो ये विरल माध्यम है, मतलब इधर हवा है और इधर क्या है, कांच है। तो हवा से अगर कांच में आने की कोशिश करेगी तो ये अभिलंब है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल की ओर झुकने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर यही हम बात करेंगे, अगर ग्लास से कांच से एयर में जाने की कोशिश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो अभी यहाँ के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कौन सा होता है। तो सीधा प्रतिबिंब कौन सा होगा, केवल समतल, या तो समतल या उत्तल, केवल उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो देखो समझो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। कहने का सेंस यह है कि दोनों कंडीशन में हो जाता है, या तो एक अवतल पे भी हो जाएगा एक उत्तल पे भी हो जाएगा। तो दोनों कंडीशनों में एक एक कंडीशन ऐसा होता है कि सीधा प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक ना। तो या तो उत्तल भी हो सकता है, या तो अवतल समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो हम कैमरा देखते हैं उसमें जो लेंस लगा होता है, कौन सा लेंस होता है इसके बारे में बोल रहा है। वो लेंस उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। तो जो भी हम बात करेंगे फोटोग्राफी कैमरा के माध्यम से, तो फोटोग्राफी कैमरा में हमेशा उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस क्यों, क्योंकि नज़दीक से वस्तुओं को ज़्यादा दिखता है, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। कई बार से बोल रहा हूँ कि साइड मिरर जो भी होते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन ये है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है। ए बराबर r/2 पे लगा लो। एफ का मान दिया है, फोकस का मान दिया है 10, आर का मान बोल रहा है तो 10 गुना का 20 कर दो, 10 गुना का 20 कर दो, 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर रहती है, वो करता त्रिज्या एफ बराबर r/2, ठीक है 10 ही होगा। 10 आर का मान बोल रहा है तो यहाँ से 20 निकल के आ जाएगा, 20 सही है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, ठीक ना। म्यू का मान बोल रहा है sin r/sin i
साइन आई बाई साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। ठीक है, तो माध्यम का जो भी अपवर्तनांक होता है साइन आई बाई साइन आर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो भी कोण होते हैं उस कोण को क्या बोलेंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। देखो, निर्गत किरण मतलब जो चली आ गई है, परावर्तित किरण। निर्गत किरण का मतलब क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो भी एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। कौन सा, परावर्तन कोण। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का एम बराबर क्या होता है, वी बाई यू, यू भी, यू पी, यू प्लस भी बाई यू। तो हमेशा आप मारिएगा भी बाई यू पे। क्या मारिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। क्या मारेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। ये वाला एम बराबर होता है सूत्र। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो जब भी हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे तो उसमें उत्तल लेंस हमेशा उपयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक सोच सकते हो, उत्तल, अवतल और बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, किस लेंस बोल रहे हैं, तो लेंस में हमेशा क्या बनेगा, उत्तल लेंस बनेगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और इनमें से कोई नहीं। तो एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, उत्तल में किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा, ये मोटा होगा। ऐसा होता है उत्तल दर्पण, ऐसा। लेकिन अवतल की बात करेंगे, अवतल ऐसा होता है, किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है। ये अवतल होता है, ये उत्तल। उत्तल मतलब उठा हुआ भाग, इसमें उठा हुआ भाग होगा बीच वाला। बीच वाला भाग कैसा होगा, उठा हुआ होगा। तो उठे हुए भाग से जब भी कोई भी लेंस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे, परिवर्तित करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे या उत्तल दर्पण बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे। लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस की दोगुनी दूरी पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे या अनंत के बीच रखेंगे। तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, फोकस दूरी के दोगुनी डिस्टेंस पर रखेंगे तो वास्तविक भी मिल जाएगा और समान आकार का भी प्रतिबिंब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो सेम टू सेम पोल और फोकस के बीच में होनी चाहिए। पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख दोगे तो वैसा प्रतिबिंब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः है। फोकस दूरी दोनों का लेंस कैसा है, फोकस है, मतलब ऋणात्मक है। तो निगेटिव कहने का सेंस क्या है, तो हमेशा हम बात करेंगे उत्तल अवतल दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों की अगर बात किया जाए तो दोनों का अवतल ही होगा। क्या होगा, दोनों का अवतल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सही बात है, सही बात है, यही सही बात है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में जो भी मुख्य फोकस होती है, मुख्य फोकस F1 और F2 दो होती है। क्या होती है, दो होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी प्रकाश की किरण होती है, रेज होती है, वो क्या होती है, एक डायरेक्शन में मूव करती है, एकदम सीधी सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सर्च लाइटें होती है उसकी जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, अवतल होता है। कैसा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के कितनी गुनी होती है। फोकस दूरी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी हो जाएगी। वही तो होता है F=R/2। तो इस रेडियस की क्या हो रही है, आधी हो रही है। कौन, फोकस दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे। तो इसे हम प्रकाश का
अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे। लेकिन एक ही माध्यम से जा करके एक किसी भी रुख स्थल से टकरा करके उसी माध्यम में अगर वापस आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। समझ गए कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अविलंब से दूर हट जाती है, मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अविलंब की दिशा में रहती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभी मैंने बताया तुरंत सेम टू सेम यही क्वेश्चन कराया। जब भी कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुकेगी, लेकिन सघन से विरल में जाएगी तब क्या होगा? अविलंब से दूर हट जाएगी। समझ रहे ना? अगला क्वेश्चन यह है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, या अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, या 7 रंगों में टूट जाएगी। तो क्या होगा? जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह से लंबवत पड़ती है तो क्या कर जाएगी? सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े वो क्या कर जाएगी? सीधी निकल जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से जो भी पानी की बाल्टी की गहराई होता है कम दिखाई देता है। मरीचिका क्या दिखाई देना? प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। समझे कि नहीं? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के बेसिक क्या होते हैं? डिफरेंसेज होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन कब होगा? प्रकाश की जब चाल में परिवर्तन होगा। समझे कि नहीं? जैसे मान लो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सघन माध्यम में सभी को पता होगा कि कम होगा, लेकिन विरल माध्यम में सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? चाल में डिफरेंसेस की वजह से क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपतन कोण जो होगा बड़ा, अपवर्तन कोण जो होगा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रिज्म के अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। कहाँ पे? प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। अगला ऑप्शन है कि प्रिज्म के मुड़ने का कोई भी नियम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ेगी। कहाँ पे? प्रिज्म के आधार की ओर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक ना? और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे यूपी बोर्ड के लिए पूरा A to Z कंटेंट अपलोड किया जाता है और किस तरीके से कैसे तैयारी करना है वो भी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। और जो 2023 का जो पेपर आ रहा है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी वो सभी को OMR सीट पर क्या करना है? OMR सीट पर फिलअप करना होगा। कैसे करना होगा? एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, चारों के कारण जो ऑप्शन चाहिए उसको क्या करना? गोला कर देना। क्या करना है? गोला ऐसे कर देना, पूरा ऑप्शन में को रंग देना है। इस तरीके से वहाँ पे करना है। आप सभी को पेपर में भी बताया जाएगा, चाहे मैं आप सभी को OMR के माध्यम से कभी दिखा दूंगा, ठीक ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।